माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही थी कि जिस दिन आज तक सच्चाई दिखाने के लिए जाना माना जाने लगेगा उस दिन बात करेंगे। देखिए, ये तो बदनाम करने वाली बात है। गुंडों का राज आ जाता है, यादव राज आ जाता है। क्या बच्चियां घर से निकलने में सुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या माँ बाप अपने छोटे बच्चों को घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या स्कूल और कॉलेजों के बाहर अच्छा वातावरण है? जीरो टॉलरेंस इस बात पे कि चीजों को कैसे छुपाया जाए। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बात कही हुई है, हम ईवीएम से जीत के आएंगे और ईवीएम को हटाएंगे। जनता ने मन बना लिया है, ओसीएम और डीसीएम को हटाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ शाला और मैं आपके साथ सपना। इस समय मैं दिल्ली में सपा कार्यालय में बैठी हुई हूं और मेरे साथ राष्ट्र प्रवक्ता यश भारती जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार जब योगी सरकार पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में है कि किस तरीके से वहां पे कानून व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। क्योंकि योगी सरकार जो है वो लगातार यही दावे करती है कि जब से हम आए हैं सरकार में तब से कानून व्यवस्था जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गई है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप यूपी में रहते हैं, आपकी मुख्य पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी यूपी की ही है, तो कैसी कानून व्यवस्था इस समय यूपी में? नहीं, ये तो आप जवाब दें जी। कि आप ये कहते हैं कि अगर कानून व्यवस्था बेहतर है तो हमारी जो बहन बेटियां महाकुंभ में गई थी, जो महाआयोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, जिसमें ये कहा गया था कि बड़ा एआई के साथ में, इंटेलिजेंस के साथ में हम सुरक्षा देंगे, उस सुरक्षा में हमारी बहन बेटियों का वीडियो बन गया और बाजार में बिकने भी चला गया और पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार पकड़ नहीं पाई। उसको पकड़ने का काम गुजरात पुलिस ने किया। तो ये दिखता है कि गुजरात पुलिस आकर के अगर कार्रवाई कर रही है तो उत्तर प्रदेश की सरकार उस समय काम नहीं कर रही थी। तो ये नाकामयाबी है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको मानना चाहिए। इतने लंबे समय तक योगी आदित्यनाथ जी 8 साल से मुख्यमंत्री हैं। 8 साल में सालों से पुलिस का मुखिया, जिसको हम डीजीपी कहते हैं, वो अस्थायी तौर पे हो, टेम्पररी तौर पे हो, तो ये नाकामयाबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, योगी आदित्यनाथ की सरकार की है, क्योंकि स्वयं गृह मंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ हैं। तो अगर एक पूर्णकालिक डीजीपी नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे पुलिस चल रही होगी? अस्थायी व्यक्ति की जिम्मेदारी में पूरी अस्थायी पुलिस बना दी आपने। नई पुलिस की कोई भर्ती की हो आपने, बेहतरीन संख्या में की हो तो समझ में आता है आपने पुलिस के कोई काम किया हो। आपने पुलिस आधुनिकता के लिए कोई काम किया हो, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बेहतरीन पुलिस हेडक्वार्टर बना करके दिया, डायल 100 की व्यवस्था दी, 1090 महिला हेल्पलाइन के लिए दी। आपने कोई ऐसा काम किया तो समझ में आएगा ना कि आपने कुछ काम किया। कोई काम हुआ नहीं और आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस हो गया। केवल और केवल मैं ये मानता हूं, ये मेरे निजी विचार हैं, सोशल मीडिया के दम पे मॉनिटरिंग जरूर बढ़ गई है और वो आम नागरिक ने बढ़ाई है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। क्योंकि हर हाथ में मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, तो हर आदमी अपना एक सोशल मीडिया का नेटवर्क इस्तेमाल करता है। घटनाएं उसमें तेजी से बढ़ती हैं, उसमें विपक्ष की पार्टियों के लोग, कार्यकर्ता, आम लोगों ने जब उन चीज़ों को बेहतर तरीके से उठाया तब पुलिस कार्रवाई करती है, अन्यथा पुलिस तक चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं और एक असुरक्षित माहौल है जिसको लेकर के जो सौहार्द बिगड़ा हुआ है। ये सौहार्द बिगाड़ने वाले कौन लोग हैं, क्या कार्रवाई हो रही? नहीं तो जो आंकड़े बताते हैं, जिसको भारत सरकार सारे प्रदेशों से एकत्रित करती है, एनसीआरबी का आंकड़ा जिसको हम कहते हैं, वो आंकड़े ये बताते हैं कि पुलिस की सुरक्षा में, चाहे वो मुजरिम हो या पुलिस ने सुरक्षा दे के रखी हो उसकी जान को खतरा के लेकर के, उस मामलों में सबसे ज्यादा अगर हत्या हुई है, लोगों की मृत्यु हुई है, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, पूरे देश भर में। सबसे ज्यादा अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। बच्चों के साथ सबसे ज्यादा अगर कहीं जो अपराध घटन हो रहे हैं जिसमें हम पॉक्सो एक्ट पे काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। लेकिन भाजपा की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी सपा आ जाती है सत्ता में तो गुंडा राज, यादवों का राज आ जाता है। अगर अभी आप बात करें तो इस तरीके का कुछ नहीं है। ये देखिए, ये तो बदनाम करने वाली बात है। गुंडों का राज आ जाता है, यादव राज आ जाता है। माननीय अखिलेश यादव जी की, आप मीडिया कर्मी के लोगों ने हर घटना के साथ में फोटो दिखाई, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही। मुझे कोई एक ऐसी घटना बता दी जिसमें मीडिया ने हिम्मत दिखाई हो कि ये योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री और ये घटना घट रही है। लेकिन हर छोटी घटना के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी को दिखाया जाता था। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और एक जिम्मेदार आईपीएस अधिकारी उनके आवास के बाहर धरने पे बैठा था, कोई कार्रवाई नहीं की गई उन पे। ये स्वतंत्रता थी हर आदमी को, मीडिया को भी थी, अधिकारी को भी थी कि सीएम आवास के बाहर धरने पे बैठ गया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसी योगी सरकार आई उसको जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। मीडिया के ऊपर दबाव है। जो पत्रकार, एक जायसवाल पत्रकार था जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने केवल मिड डे मील में धांधली दिखा दी कि किस तरीके से दाल के अंदर पानी मिला हुआ दाल नहीं है और उसको ऊपर मुकदमा लगा दिया। कई ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर मुकदमे लगा दिए गए। क्यों लगा दिए? क्या सच्चाई दिखाना, हकीकत बताना अपराध हो गया है? लेकिन मीडिया डरा हुआ है, पैकेज पे चल रहा है,
घबराया हुआ है। ये क्यों डर और घबराहट है, इसका जवाब मीडिया को देना है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बड़ा स्पष्ट तरीके से दिखता है, जिस पे सरकार का नियंत्रण किसी तरीके से नहीं है। ये खुद मोदी सरकार के एनसीआरबी के आंकड़े पोल खोलते हैं। जी, मेरे पास एक डेटा है, ये आज तक के थ्रू पब्लिश किया हुआ डेटा है, लगभग मार्च के महीने में, जिसमें कहा गया है कि 8 साल में योगी सरकार के राज में करीब 85% अपराध घटे हैं, जिसमें अपराध में लूट, चोरी चकारी, हत्या वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल हैं। देखिए, आपको याद होगा इसी आज तक चैनल में माननीय अखिलेश यादव जी गए थे और आज तक ने अपने आप का गुणगान किया था, अपने बारे में बताया था कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल हैं, हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही थी कि जिस दिन आज तक सच्चाई दिखाने के लिए जाना माना जाने लगेगा, उस दिन बात करेंगे। तो ये सच्चा आंकड़ा नहीं है। एनसीआरबी जो सरकारी आंकड़ा है, जो प्रमाणिक आंकड़ा है, जो एफआईआर हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, वो जो बातें कह रहा है उस आंकड़े में और इसमें तो बड़ी भिन्नता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि घर में बना करके मुझे अच्छा लगता था कि मुझे योगी जी को पसंद नहीं करता हूं तो मैंने एक आंकड़ा बना दिया, मैं अखिलेश जी को पसंद करता हूं तो मैंने एक आंकड़ा बना दिया। तो उन आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। वास्तविकता ये है, क्या बच्चियां घर से निकलने में सुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या माँ बाप अपने छोटे बच्चों को घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या स्कूल और कॉलेजों के बाहर अच्छा वातावरण है? जब देश के प्रधान सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, काशी विश्वविद्यालय के सामने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होती है, पुलिस की चौकी के सामने छेड़छाड़ होती है, वो धरने पे बैठने अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं, आप उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे? डबल इंजन की सरकार है। प्रधान सांसद के क्षेत्र में ये सारी घटनाएं हो रही हैं, बाकी सब जगह क्या हो रहा होगा? बच्चियों को जला दिया जा रहा है, पुलिस खुद जला रही है ताकि लोग ना जान पाए, घटनाओं को छुपाया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, फिर भी चीजें बाहर आ रही हैं। जितनी चीजें बाहर आने के बाद भी अगर छुप रहा है तो केवल एक ही चीज दिखती है कि जीरो टॉलरेंस इस बात पे कि चीजों को कैसे छुपाया जाए। इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है। वास्तविकता में जो सरकार की जिम्मेदारियां, वो काम नहीं हो रहा है, ये स्पष्ट तौर पे देख रहा है। ना शिक्षा पे काम हो रहा है। जयंत चौधरी जी ने सदन में बोला 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, क्या काम हुआ उस पे? ना किसी मीडिया हाउसेस ने दिखाया, ना उस पे धरातल पे कोई ऐसा काम परिवर्तित दिखा कि हाँ, अगर हमारी सरकार की ये बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, तो फिर हम उस पर काम करें। विपक्षी तौर पर अखिलेश यादव एक बड़े नेता है उत्तर प्रदेश में, तो फिर वो क्यों नहीं आए सड़क पर इस बात को लेकर? नहीं, अब विपक्ष या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों नहीं आए सड़क पर इस बात को लेकर? विपक्ष क्या स्कूल खोलेगा? विपक्ष जो जिम्मेदारी बात को उठाएगा। मेरी बात सुनिए ना, विपक्ष जो कर सकता है, आप देखिए हमारा नेतृत्व इतना अच्छा है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। एक घर पे बुलडोजर चल रहा है, बच्ची जाती है अपनी किताबें बचाती है। तो देखिए, शिक्षा के प्रति तो जागरूक है लोग चाहते हैं हम पढ़े, बच्चे चाहते हैं हम पढ़े, लेकिन सरकार क्या कर रही है? बुलडोजर चला रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी उस बच्ची को बुलाते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि उसका मनोबल ना गिरे, पढ़ाई से वो दूर ना जाए। जिसकी पढ़ाई के प्रति इतनी लगाव है कि मकान टूट रहा है, घर टूट रहा है, उसका आशियाना टूट रहा है, लेकिन वो किताब बचा रही है। उसका लगाव बना रहे किताब से, उसको किताबें भेंट करते हैं, उसकी बेहतर आगे भविष्य के लिए सोचते हैं, विचार करते हैं, आप प्रेस मीडिया के सामने लाते हैं। तो खजांची एक बड़ा उदाहरण है। जो बैंक की लाइन में लगी उसकी माँ थी, वहीं उसका प्रसव हुआ। जहाँ खजांची की माँ को अस्पताल में होना चाहिए, लेकिन वो बैंक की लाइन में लगी हुई थी, वहां उसका प्रसव होता है, वो पैदा होता है। उसका जन्मदिन हर बार नोटबंदी के समय माननीय अखिलेश यादव जी बनाते हैं। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हैं जिसमें लोगों की मदद माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। कोविड में सरकार से ज्यादा अगर किसी ने मदद करी है तो समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करी है, अपने कोष से करी है, निजी कोष से करी है। और भी लोगों को लगातार आप देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर उम्मीद से आते हैं। वहीं आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चाहिए, जो सत्ता सरकार का कार्यालय है, वहाँ कितने लोग उम्मीद से आते हैं। तो अगर विपक्ष में देश के अंदर सबसे ज्यादा भरोसा कोई किसी पे कर रहा है तो हमारे अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पे कर रहे हैं, जो दीन दुखी पीड़ित लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी आवाज बने हुए हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। देश के मशहूर शायर हैं बरेलवी साहब, वसीम बरेलवी साहब। वसीम बरेलवी साहब ने मुझे बताया, जब वो समाजवादी पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया था, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वसीम बरेलवी साहब ने ये बताया कि मैं तो सियासत से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन ये कला को सम्मान दिया गया, कलाकारों को सम्मान दिया गया, और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मैं उस प्लेटफॉर्म से कलाकारों के लिए और काम कर सकता हूँ। जो लोग कला को पसंद करते हैं उनके लिए काम कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक पीड़ित व्यक्ति आया जिसने ये कहा कि
मुझे इलाज की ज़रूरत है, उसके लीवर में कुछ दिक्कत थी, तो जो शासकीय अनुदान देने की छूट होती है एमएलसी को, एमएलए को, उस व्यवस्था के अनुरूप वो उम्मीद से आया था। वो समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी गया था उस उम्मीद के साथ में। तब जब माननीय वसीम बरेलवी साहब ने जब उसका खत लिख करके दिया, जो प्रक्रिया उसको दिया, तो उसमें काफ़ी समय लगता है इलाज पाने में। लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी कार्यालय में पीड़ित माननीय अखिलेश यादव जी से मिला, तत्काल अपने निजी कोष से पार्टी के 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि उसको तत्काल इलाज की ज़रूरत थी, प्रक्रिया में उलझने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो उलझा रहता तो हो सकता है इस दुनिया में नहीं रहता। तत्काल उसको इलाज की आवश्यकता थी। माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व समझा, नहीं तो शासकीय व्यवस्था में उस एमएलसी के कोष से, वसीम बरेलवी साहब के कोष से उसका इलाज हो सकता था। लेकिन ये सोच केवल एक ही नेतृत्व में है, वो माननीय अखिलेश यादव जी में है, जो उत्तर प्रदेश को और देश को आगे बढ़ा सकता है। छोटी सोच के साथ काम नहीं हो सकता। माननीय अखिलेश यादव जी का बड़ा विराट सोच है, बड़ा दिल है, बड़े दिल के साथ वो काम करते हैं। 27 अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि पार्टी कहां पर स्टैंड लेगी और किस तरीके से अगर सत्ता में वापसी करती है तो क्या सारी रूपरेखा है आप लोगों के पास? ये उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी देश के बड़े चुनाव में उभर के आई है समाजवादी पार्टी, और देश की 3रे नंबर की पार्टी है। ये जनता का ही आशीर्वाद है। अब जनता ने मन बना के रखा हुआ है, पीडीए ने मन बना के रखा हुआ है, जो आने वाला चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। और हम सब लोग इसी के लिए काम कर रहे हैं कि जो पूरी पीड़ित, दुखी, असहाय के लिए काम करे, जो पीडीए विचारधारा के साथ में काम करे, हम उनके नेतृत्व देने के लिए काम कर रहे हैं। और जनता भी इस बात का इंतजार कर रही है कि अब उसे कब वोट का मशीन देना। और एक बात और, माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बात कही हुई है, हम ईवीएम से जीत के आएंगे और ईवीएम को हटाएंगे, क्योंकि ये हर आदमी का, हर वोटर का अधिकार है कि उसका वोट आखिर गया कहाँ। और ये जो वोट की लूट मचा के रखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सबसे पहले उस लूट को खत्म करना है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो ईवीएम के खिलाफ में बोलती थी। सुप्रीम कोर्ट जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, किताब छापने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, तमाम डिबेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया ईवीएम के खिलाफ बोलने का, सेमिनार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग घूमे। ये सारा अविश्वास ईवीएम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया। अब जब अविश्वास हो गया और सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी, तो वीवीपीएट लेकर के आई। अब आप ईवीएम के खिलाफत में वीवीपीएट लेकर के आए। अब जब वीवीपीएट की गिनती की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ दिखाई देती है? तब भारतीय जनता पार्टी तो कहीं नहीं दिखाई देती। जिस चीज को खुद भारतीय जनता पार्टी लाई है। भाजपा कभी कभी ये कहती है कि विपक्षी दल के जहां सांसद जीत जाते हैं वहां ईवीएम पर सवाल नहीं होते हैं, और जहां नहीं जीतते हैं वहां ईवीएम पर सवाल आ जाते हैं। देखिए, मैंने शुरुआत वहीं से करी। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है हम ईवीएम से जीत के आएंगे और सबसे पहले ईवीएम पे ही प्रतिबंध लगाएंगे, उसको हटाने का काम करेंगे। वो इसीलिए कि जनता को पता होना चाहिए उसका वोट कहाँ गया। वीवीपीएट की गिनती भारतीय जनता पार्टी कर ले, वो लेकर के आई वीवीपीएट। हम सत्ता सरकार में आएंगे, हमारे सहयोग से सरकार बनेगी, हम सरकार में आएंगे तो हम ईवीएम को हटाने की बात करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है। अब ये तो सत्ताधारी दल बताएं कि वीवीपीएट में ऐसी क्या कमी है, क्या खामी है कि जिसकी गिनती करने से वो भाग रही है। जिस तरीके से ईवीएम के खिलाफत में मुखर रही और वीवीपीएट लेकर आई, उस करोड़ों रुपया जनता की गाड़ी कमाई का गया। वन नेशन वन इलेक्शन में यही गाड़ी कमाई का हवाला देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो वीवीपीएट की गिनती से दूर क्यों है? क्योंकि वोट की लूट मची हुई है, उस लूट में लुटेरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और उस लूट को बचाने का काम अगर कोई करेगा तो माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। भाजपा की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि 27 में सफा साफ हो जाएगी और बीजेपी एक बार फिर से अपना परचम लहराएगी। परिणाम आपके सामने है। देश के सबसे बड़े चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 1 उत्तर प्रदेश की, देश की 3रे नंबर की पार्टी है। अब कौन सफा होगा आप देख लीजिए। सारे चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर सांसद के रूप में छोड़ा, उपचुनाव हुआ, हार गए। खुद उनके केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, चुनाव हार गए। तो लगातार चुनाव हारने का काम जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रही है। तो बेईमान लोग हैं। हमारे 37 सांसद आए हैं, आने तो 60 थे। ये बेईमानी से करते करते रोक पाने में इतने कामयाब हुए, तब भी 37 पे आकर के रुक गए। जनता ने इतना भारी बहुमत दिया था, हमारे लोग इतने चौकन्ने थे कि 37 पे आकर के इनको रोकवा दिया। नहीं तो सीटें तो हमारी 60 आ रही थी और ये सरकार बदल जाती है, एक अलग परिदृश्य दिखता अगर 60 सीटें हमारी आती। आने वाले समय में आज माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये ओसीएम है, आउट गोइंग सीएम है, जाने वाले हैं और ये जाते जाते सारी चीजें कर रहे हैं। और जो दूसरे डीसीएम हैं, डिप्टी सीएम है, वो भी उन्हीं की होड़ में लगे हुए। तो ये आपस में टकराहट चल रही है। जनता ने मन बना लिया है, ओसीएम और डीसीएम को हटाने का काम करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे सपा के राष्ट्र प्रवक्ता यश भारतीय, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 27 में भाजपा साफ होती है, सपा जो है दोबारा से सत्ता में आती है। धन्यवाद।